आज जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये कहानी आप सबको काल्पनिक लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बिल्कुल रियल है। तो चलिए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड से, जो कि अमेरिका का एक स्टेट ओरेगन का सबसे बड़ा शहर है। बुधवार 24 नवंबर 1971 की दोपहर को 40 से 45 साल का एक शख्स पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट या उससे थोड़ी ही कम होगी। उसने एक डार्क कलर का बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और एक डार्क ब्राउन कलर का शूज पहन रखा था। साथ में ऊपर से उसने एक ब्लैक रेनकोट भी डाल रखा था और अपने हाथों में एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी ले रखा था। उस दिन उस एयरपोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अगले दिन 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, जिसमें कि लोग अपने जान पहचान और अपने चाहने वालों से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। और उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी मनाई जाती है, तो ज्यादातर लोग पहले ही अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते हैं। इसलिए उस दिन यानी कि 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट में भीड़ बहुत कम थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरियल एयरलाइन काउंटर पर जाता है। वहां जाने के बाद वो आदमी पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है, जिसके लिए वो $20 पे करता है, वो भी कैश में, और काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है। जिस फ्लाइट में उसे टिकट मिली वो थी फ्लाइट नंबर 305 और वो प्लेन एक बोइंग 727 था। टिकट लेने के बाद कूपर बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है। उस टाइम पे एयरपोर्ट पे ना तो कोई मेटल डिटेक्टर होता था और ना ही कोई चेकिंग। बस जो एक चीज आपको बोर्डिंग के लिए चाहिए होती थी वो थी आपकी टिकट। तो बोर्डिंग वगैरह करने के बाद कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 305 पर आकर पहुंचता है और फ्लाइट में जो सबसे पीछे वाले लाइन थे उसमें से बीच वाले सीट 18C में जाकर कूपर बैठ जाता है और अपने बगल वाले सीट पर वो अपना ब्रीफकेस रख देता है, क्योंकि उसके साइड वाली जो सीट थी वो एकदम खाली थी। सीट में बैठने के बाद कूपर एक ब्लैक चश्मा लगाता है, अपनी सिगरेट जलाता है और एक बर्बन और सोडा की ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और भी थे। उसके अलावा 3 फ्लाइट अटेंडर, एक पायलट, एक को पायलट और एक पायलट इंजीनियर भी था। तो कुल मिला के उस फ्लाइट में उस दिन 42 लोग मौजूद थे। बाकी वो फ्लाइट लगभग 2/3 खाली थी। फिर ये फ्लाइट अपने तय वक्त यानी कि दोपहर 2:50 पर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिएटल के लिए उड़ान भरती है और लगभग आधे घंटे बाद इसे सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और अपने बगल से गुजरती हुई एक फ्लाइट अटेंडर, जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था, उसे रोकता है और वो पर्ची उसे दे देता है। फ्लोरेंस वो पर्ची लेती है और उसे देखकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि ये कोई फ्लर्ट टाइप का इंसान है और इस पर्ची के बहाने अपना फोन नंबर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लोरेंस के साथ ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका था। तो फ्लोरेंस उस पर्ची को पढ़े बिना ही अपने जेब में रख लेती है। कूपर जब ये देखता है कि उसने पर्ची को बिना पढ़े ही अपने जेब में रख लिया, तो उसने दोबारा उस फ्लाइट अटेंडर फ्लोरेंस को अपने पास बुलाया और फिर धीरे से उसके कान में ये बोला कि अगर आपने वो पर्ची पढ़ ली है तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुनते ही फ्लोरेंस घबरा जाती है। फिर वो उस पर्ची को खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आकर बैठे। उसके बाद फ्लोरेंस अपने एक साथी फ्लाइट अटेंडर, जिसका नाम टीना मकलो था, उसको बुलाती है और वो पर्ची उसे दिखाती है। ये पर्ची देखने के बाद टीना भी घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके कूपर से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो डैन कूपर अब टीना मकलो से कहता है कि आप मेरे पास आकर बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर टीना जाकर उसके बगल में जो सीट खाली थी उस पर बैठ जाती है। उसके बाद कूपर अपना ब्लैक कलर का ब्रीफकेस को खोलता है और टीना को दिखाता है। उस ब्रीफकेस में 8 डायनामाइट की स्टिक थी, जो कि 4-4 के बंडल में एक साथ जुड़ी हुई थी। एक बैटरी थी और बहुत सी तारें उससे जुड़ी हुई थी। ये देखने के बाद टीना और फ्लोरेंस और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर कूपर कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो डिमांड है वो प्लेन के कैप्टन तक पहुँचा दें। उसके बाद कूपर एक पर्ची पर अपनी सारी डिमांड लिखवाता है। तो उसके डिमांड कुछ इस प्रकार थे। आज शाम 5 बजे तक $2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए,
4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट। और जब ये प्लेन लैंड करे तो इस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा हुआ ट्रक होना चाहिए, और अगर कोई भी चालाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। उसकी ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस उस फ्लाइट के कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुंचती है। इधर टीना भी कूपर के बगल में बैठकर प्लेन के इंटरकॉम के जरिए कैप्टन विलियम तक सारी सिचुएशन पहुंचा देती है। और उसके फौरन बाद कैप्टन विलियम सिएटल एयरपोर्ट के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करते हैं और सारी घटनाओं की जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है, उसके पास एक ब्रीफकेस से भरा हुआ बॉम्ब है। उसने फ्लाइट नंबर 305 को हाईजैक कर लिया है और उसकी ये डिमांड है, और अगर उसके डिमांड्स को पूरा ना किया जाए तो वो इस फ्लाइट को उड़ा देगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही ये खबर सुनती है तो वहाँ पर भी हड़कंप मच जाती है। उसके तुरंत बाद FBI को इस हाईजैकिंग की जानकारी दी जाती है और साथ ही वहाँ के लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाता है। और इधर कूपर टीना से कहता है कि जब तक उसकी ये सभी डिमांड पूरी नहीं की जाती तब तक ये प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा, और ये भी मांग करता है कि उसे जो 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए वो सभी 20-20 डॉलर के शक्ल में होनी चाहिए। उसके बाद टीना इंटरकॉम के जरिए ये बात पायलट तक पहुंचाती है और साथ ही पायलट एटीसी तक सारी खबरें पहुंचा रहे थे। फिर बाद में ये तय किया गया कि अभी उसकी सारी डिमांड्स को पूरी कर देते हैं और जब वो कहीं तो लैंड करेगा तब उसको दबोच लेंगे। और तभी थोड़ी देर बाद फ्लाइट नंबर 305 सिएटल तक पहुंच जाती है, पर क्योंकि कूपर ने कहा था कि जब तक उसकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती ये फ्लाइट सिएटल में लैंड नहीं करेगी। और पैसेंजर्स के बीच पैनिकिंग ना फैले, फ्लाइट में ये अनाउंस किया जाता है कि फ्लाइट में कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस फ्लाइट को सिएटल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ये फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट के आसपास ही अगले 2 घंटों तक आसमान में चक्कर काटता रहा। और फ्लाइट के अंदर कूपर सिगरेट पीता रहा, जिसे जलाने के लिए उसने टीना मकलो का भी सहारा लिया था, क्योंकि एक हाथ से उसने उस बॉम्ब का डेटोनेटर भी पकड़ा हुआ था। इसी दौरान टीना ने कूपर से पूछा कि उसने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस को ही क्यों चुना, क्या उसे इस एयरलाइन से कोई बदला लेना था। तो कूपर बोला कि हाँ, मुझे बदला तो लेना था पर इस एयरलाइन से नहीं, बस ये तो एक इत्तेफाक है कि मैं इस एयरलाइन में बैठ गया। इधर इन 2 घंटों के दौरान FBI सिएटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से 20-20 डॉलर की शक्ल में 2 लाख डॉलर का इंतजाम कर लेती है और इन सभी नोट्स के सीरियल नंबर्स को नोट कर लेती है ताकि आगे जाकर जब भी ये पैसे खर्च हो तो कूपर को पकड़ने में आसानी हो। आज इन 2 लाख डॉलर की कीमत 2024 में लगभग 13 लाख डॉलर के आसपास होगी, और अगर इन 2 लाख डॉलर्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो आज इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होंगे। खैर, अब वापस कहानी पर आते हैं। 2 लाख डॉलर का इंतजाम करने के बाद वहीं पास के एक स्काई डाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट का भी इंतजाम किया जाता है और शाम 5:24 पर ATC के जरिए फ्लाइट के कैप्टन को ये खबर दी जाती है कि उसकी सभी डिमांड्स को अब पूरी कर दी गई है। फिर फ्लाइट के कैप्टन ये खबर टीना को देते हैं और टीना कूपर को। उसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने की इजाजत देता है और कहता है कि इस प्लेन को सभी फ्लाइटों से दूर एक अलग रनवे पर खड़ा करे और लैंड करने से पहले उस फ्लाइट के सभी खिड़कियों को बंद करवा देता है ताकि बाहर से कोई भी ये देख ना सके कि इस फ्लाइट के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। और आखिरकार शाम के 5:45 पर फ्लाइट नंबर 305 सिएटल के टकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बाद सिएटल एयरपोर्ट का मैनेजर 2 लाख डॉलर और 4 पैराशूट लेकर उस बोइंग 727 प्लेन के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। उस वक्त बोइंग 727 इकलौता ऐसा कमर्शियल प्लेन था जिसके गेट पीछे से भी खुलते थे और उस गेट में एक सीढ़ी भी लगी होती थी। अब उस गेट से टीना मकलो बाहर आती है और वो 4 पैराशूट और 2 लाख डॉलर से भरा हुआ वो बैग उठाती है। क्योंकि उन 2 लाख डॉलर्स को 20-20 डॉलर्स की शक्ल में कन्वर्ट किया गया था,
इसकी वजह से पैसों की बहुत सारी गड्ढियां बन गई थी, जिसकी वजह से उस बैग का काफी ज्यादा वजन बढ़ गया था और सिर्फ उन पैसों का वजन लगभग 23 पाउंड यानी कि 10.5 किलो का हो गया था। अब टीना उन पैसों और पैराशूट को लेकर डैन कूपर के पास पहुंच जाती है। इस दौरान प्लेन में फ्यूल भरने का काम भी शुरू हो गया था और कूपर के सभी डिमांड्स को पूरा करने के कारण कूपर ने 2 फ्लाइट अटेंडर्स, जिसमें से एक फ्लोरेंस शाफनर भी थी, जिसके साथ कूपर ने पहली बार बात की थी, उसके साथ 35 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। कुछ मुसाफिरों को तो ये भी नहीं पता था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और कुछ मुसाफिरों ने फ्लाइट में पैसे और पैराशूट ले जाते हुए देखा था, तो उन लोगों को हाईजैक के बारे में थोड़ा बहुत पता था। अब इस बोइंग 727 में सिर्फ 5 लोग बचे थे। एक जो फ्लाइट के पायलट थे विलियम स्कॉट, दूसरा को पायलट बिल रैटेजैक, एक फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, फ्लाइट अटेंडर टीना मकलो और एक खुद डैन कूपर। उसके बाद कूपर 4-5 शर्तें और रखता है। पहला कि इस प्लेन को मैक्सिको ले चलो, मगर उसे ये बताया जाता है कि ये प्लेन डायरेक्ट मैक्सिको नहीं जा सकता, हमें बीच में कहीं उतरकर फ्यूल रिफिल करना पड़ेगा। फिर सिएटल से मैक्सिको के बीच कूपर को ऐसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जहां वो उतरकर फिर से रिफ्यूल कर सकते थे। पहला फोनेक्स अरिजोना और दूसरा रेनो नेवाडा। काफी सोच विचार करने के बाद कूपर रेनो एयरपोर्ट पर ही रिफ्यूल करने की मंजूरी दे देता है। दूसरा शर्त यह था कि इस प्लेन की पीछे की सीढ़ी को खुला रखा जाए, लेकिन उसे बताया जाता है कि पीछे की सीढ़ियों को खोलकर प्लेन को टेक ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब प्लेन हवा में होगी तो पीछे की सीढ़ियों को खुला रखा जा सकता है। तो कूपर इस बात के लिए मान जाता है। तीसरा शर्त ये कि इस प्लेन की स्पीड 200 माइल से ज्यादा नहीं होगी। चौथा शर्त ये कि इस प्लेन का लैंडिंग गियर पूरा सफर के दौरान खुला रहेगा। और पांचवा शर्त ये कि इस प्लेन के दोनों विंग्स के फ्लैप्स 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी और FBI कूपर के इन सारी शर्तों को मान लेते हैं और फिर शाम 7:36 पर लगभग 2 घंटे के बाद ये फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट से रेनो नेवाडा के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 727 की हवा में पहुंचने के 5 मिनट बाद कूपर अपने पास बैठी टीना मकलो से कहता है कि अब वो कॉकपिट में चली जाए और अंदर से लॉक कर ले और अब इसके बाद उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। टीना उसकी बात सुनने के बाद कॉकपिट की तरफ जाने लगी और कॉकपिट में पहुंचने के बाद उसे अंदर से लॉक करने से पहले एक आखिरी बार उसने कूपर को देखा तो वो प्लेन के बीचों बीच खड़ा था और अपनी कमर से कुछ बांध रहा था, शायद वो पैसे थे। इसके बाद टीना दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और अब उस प्लेन में पीछे सिर्फ कूपर ही था। और दूसरी तरफ जब ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट से उड़ा तो इस प्लेन पर नजर रखने के लिए US एयरफोर्स के F-106 2 फाइटर जेट्स को लगा दिए गए। एक बोइंग 727 के ऊपर उड़ रहा था और एक उसके नीचे, और बाहर तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और ये प्लेन 200 माइल्स की रफ्तार को बरकरार रखते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने तय मंजिल की ओर उड़ रहा था। और लगभग 8 बजे के आसपास कॉकपिट पर लाइट जल जाती है और ये इंडिकेट करती है कि पीछे की सीढ़ी को खोला गया है और एयर प्रेशर भी चेंज हो रहा था। इसका मतलब है कि बाहर से हवा अंदर आ रही थी। इसके बाद विलियम स्कॉट इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कूपर का कोई जवाब नहीं आ रहा था और उनमें से किसी की पीछे जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि कूपर ने पीछे आने के लिए साफ मना किया था। इसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद कॉकपिट में बैठे सभी लोगों को प्लेन में एक झटका और बहुत तेज एक एयर प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से सभी के कान थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसके 2 घंटे बाद रात लगभग 10:15 पर ये प्लेन रेनो के ताहोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करती है। लेकिन इस फ्लाइट की सीढ़ी अभी भी खुली हुई थी और उधर रेनो एयरपोर्ट पर कूपर को पकड़ने के लिए FBI की पूरी टीम, वहां के लोकल पुलिस और एयरपोर्ट के सुरक्षा बल सब के सब वहां पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बोइंग 727 के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ये सभी उस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर जैसे ही वो इस फ्लाइट के अंदर घुसते हैं उन्हें कहीं भी कूपर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जिस सीट पर कूपर बैठा था वहां उन्हें 2 पैराशूट मिलता है, एक खुला और एक रिजर्व पैराशूट।
और जो सिगरेट्स कूपर ने प्लेन में बैठे पिए थे, उस सिगरेट के 8 बट्स मिलते हैं और एक काले रंग का क्लिप ऑन टाई भी मिला था जिस पर एक क्लिप लगा हुआ था। पुलिस वाले उस प्लेन का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर ना तो उन्हें वहाँ कूपर मिलता है, ना वो पैसे मिलते हैं, ना कोई बॉम्ब दिखाई देता है और ना ही कोई सबूत मिलते हैं। इसका मतलब था कि वो सिएटल से रेनो के बीच पैराशूट पहनकर पैसों समेत रात के अंधेरे में उस प्लेन से कूद गया। मगर अब सवाल ये था कि आखिर कूपर कूदा कहाँ, क्योंकि ना तो उस फ्लाइट में बैठे किसी शख्स ने उसे कूदते हुए देखा और ना ही उन फाइटर जेट्स के पायलटों ने, जो कि बोइंग 727 के ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। उसके बाद उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के द्वारा ये पता चलता है कि रात के लगभग 8:13 पर उस फ्लाइट में एक झटका महसूस हुआ था। तो हो सकता है कि कूपर उसी वक्त उस प्लेन से कूदा होगा और जिस रूट पर उस वक्त ये प्लेन चल रहा था उसका नाम था विक्टर 23। तो इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर जिस जगह पर कूदा था वो पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ थी और एरियल वाशिंगटन और लुइस नदी के आसपास थी। उसके बाद उसी रात फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स और कुछ पैसेंजर्स की मदद से डैन कूपर का एक स्केच बनवाया गया और फिर अमेरिकी इतिहास में किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा मिशन शुरू किया गया और उस मिशन का नाम दिया गया नॉर्थ जैक। अगली सुबह उसी एरिया के कई किलोमीटर दूर तक एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जहां कूपर कूदा था। वो पूरा एरिया जंगलों, पहाड़ों और बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था। उस जगह पर कूपर को ढूंढने का मतलब भूस के ढेर में सुई ढूंढना था। मगर फिर भी ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा और कूपर को ग्राउंड में ढूंढने के लिए कई लोगों की बड़ी बड़ी टीमें बनाई गई, जिन्होंने कई महीनों तक कूपर को ढूंढने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह छान मारा। आसमान में हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी ढूंढा गया, नदी में भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कूपर का वहां पर कोई नामो निशान नहीं मिला। ना तो वहां कूपर मिला, ना उसकी लाश मिली, ना पैसे मिले और ना ही कोई पैराशूट मिला। और उधर जैसे ही ये खबर न्यूज़पेपर में छपी तो लोगों के बीच ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में लगी आग। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वो रहस्यमयी इंसान कौन था जो रात के अंधेरे में तेज बारिश के साथ आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट से गायब हो गया। इस दौरान एक न्यूज़पेपर ने गलती से उसका नाम डैन कूपर की जगह डीबी कूपर छाप दिया और फिर इसके बाद वो इंसान डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद एफबीआई ने कूपर ने जो टिकट खरीदने के लिए नाम यूज किया था डैन कूपर, उस नाम की भी कुंडली खंगालने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उस नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। फिर एफबीआई ने उन सीरियल नंबर्स को भी पब्लिक कर दिया जो सीरियल नंबर्स के नोट कूपर को दिए गए थे, ताकि पब्लिक की मदद ली जा सके। कई न्यूज़पेपर्स ने तो ये भी ऐलान किया था कि जो भी इस सीरियल नंबर का एक भी नोट लाएगा उसे $5000 की इनाम दी जाएगी। मगर इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। एफबीआई ये शुरू से ही मानती रही कि जिन हालातों में कूपर वहां से कूदा था उन हालातों में उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, जिसके लिए एफबीआई ने कुछ थ्योरीज भी दी। एक तो ये कि कूपर जिस वक्त कूदा उसने उस वक्त कोई तैयारी नहीं की थी। ना तो उसने कोई ऐसे कपड़े पहने थे जो स्काई डाइविंग में यूज होती है, ना ही जूते, ना दस्ताने, ना चश्मे और ना ही कोई हेलमेट। और जिस पैराशूट को उसने अपने लिए चुना उसको अपने हिसाब से कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस रात तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और ऊपर से गहरा अंधेरा। तो कूदने के बाद उसे होश ही नहीं रहा होगा कि वो कहाँ जा रहा है। तो अंधेरे में किसी पेड़ पर वो गिरा होगा और उसकी मौत हो गई होगी। दूसरा कि जब वो प्लेन से कूदा तब वो लुइस नदी में गिरा होगा और नवंबर के महीने में वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री का होता है। प्लेन से कूदने से पहले उसने अपने कमर से पैसों की जो बोरी थी उसको बांधा था। उस बैग का खुद का वजन ही 10.5 किलो था। तो पानी में कूदने के बाद ना तो वो खुद संभल सका होगा और पैसों की बोरी और पैराशूट ने अलग परेशानी खड़ी कर दी होगी। और पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होने की वजह से अगले कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो गई होगी। मगर एफबीआई के इन दोनों थ्योरीज पर सवाल ये उठते रहे कि अगर कूपर की मौत हो गई तो अब तक उसकी लाश क्यों नहीं मिली, और इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। इस घटना के लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इनग्रम नाम का एक 8 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार था, वो वहाँ पिकनिक मनाने जाता है। और जब आग जलाने के लिए वो गड्ढा खोदता है तो अचानक उसे रेत में कोई चीज दबा हुआ सा महसूस होता है। और जब वो थोड़ा और खोदता है तो उसे वहाँ $20 की 2 गड्डियाँ मिलती है।
ये नोट काफी पुराने लग रहे थे और उसमें जो अमाउंट था वो था $5,800। इसके बाद इन नोटों को FBI को दिया गया और फिर पता चला कि इन नोटों के जो सीरियल नंबर थे वो उन नोटों के सीरियल नंबर से मैच होगी जो नोट्स कूपर को दिए गए थे। उसके बाद कई बार टीना बार बीच की चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन इन 2 नोट की गड्डियों के अलावा वहां पर और कुछ नहीं मिला। लेकिन इन पैसों के मिलने की वजह से FBI को लगा कि अब ये केस सॉल्व हो जाएगा और इन पैसों ने इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, क्योंकि ये टीना बार बीच उस जगह से लगभग 27 किलोमीटर दूर था जहां कूपर ने छलांग लगाई थी। तो सवाल अब ये था कि ये पैसे टीना बार बीच तक आए कैसे। इसके लिए एक थ्योरी ये आई कि जब कूपर प्लेन से कूदा तो उसके कुछ पैसे लुइस नदी में गिर गए और वो नोट बहते बहते कोलंबिया नदी में आ गए और फिर कोलंबिया नदी के जरिए टीना बार तक पहुंच गए। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि लुइस नदी जिस जगह पर कोलंबिया नदी से मिलती है वहां से कोलंबिया नदी टीना बार के उल्टी दिशा में बहती है। तो उन पैसों का कोलंबिया नदी में मिलने के बाद टीना बार तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था और ये दोनों नोटों की गड्डियां एक साथ बहकर एक ही बीच के किनारे एक ही जगह पर आकर रुक जाए, वो भी नेचुरल तरीके से, ये भी पॉसिबल नहीं लगता। तो क्या प्लेन से कूदने के बाद कूपर जिंदा बच गया था और ये पैसे टीना बार में कूपर नहीं छुपाए थे, या फिर किसी और को ये पैसे मिले और उसने यहाँ पर आकर वो पैसे छुपा दिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और इधर अमेरिका में कई लोग DB कूपर को एक हीरो की तरह मानने लगे थे। कई लोगों का मानना था कि जिस तरह से कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया और जिस तरह से हवा में गायब हो गया और आज तक FBI जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उसे ढूंढ नहीं पाई, और जिस तरह से उसने FBI को चकमा दिया, ये वाकई काबिले तारीफ है और ये एक परफेक्ट क्राइम थी। एरियल वाशिंगटन में एक दुकान है जहां आज भी लोग थैंक्स गिविंग डे पर आकर DB कूपर की इस क्राइम पर जश्न मनाते हैं। उधर FBI भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, हर पॉसिबल कोशिश किया। साल दर साल बीतता गया लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद कूपर से मिलते जुलते कई सस्पेक्ट्स को उठाया गया, जिनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिनकी फैमिली मेंबर ने खुद आकर कहा कि उसकी वाइफ DB कूपर थी, उसका भाई DB कूपर था, उसका अंकल DB कूपर थे, मगर कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो ही DB कूपर है। और ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और देखते ही देखते साल 2011 आ गया और इन बीते सालों में FBI ने लगभग 1000 से भी ज्यादा सस्पेक्ट्स को टारगेट किया। इसलिए 1971 से साल 2011 तक इतनी फाइलें बन चुकी थी कि इन फाइलों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इन फाइल्स की ऊंचाई लगभग 40 फीट तक हो जाएगी। FBI ने जो 1000 सस्पेक्ट्स को टारगेट किए थे उनमें से एक ऐसा सस्पेक्ट था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मकॉय जूनियर। कूपर के गायब होने के लगभग 4 महीने बाद ही 7 अप्रैल 1972 को रिचर्ड ने बिल्कुल कूपर जैसे ही यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 855 को एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल के दम पर हाईजैक कर लिया। उसने भी एयरपोर्ट पर टिकट लेने के लिए कूपर जैसे ही नकली नाम का इस्तेमाल किया था और उसने भी अपनी डिमांड एक पेपर पर लिख कर दी थी। उसने भी 4 पैराशूट की डिमांड की थी, बस फर्क ये था कि उसने $2 लाख की बजाय $5 लाख की डिमांड की थी। और उसने भी जिस एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया था वो भी बोइंग 727 था और पैसे लेने के बाद वो भी प्लेन के पिछले दरवाजे से कूद गया था। मगर उसके 2 दिन बाद ही FBI रिचर्ड मकॉय को पकड़ लेती है और सभी को लग रहा था कि वही DB कूपर है। मगर एक चीज जो उसे DB कूपर साबित करने के आड़े आ रही थी वो थी उसकी उम्र, क्योंकि 1971 में जिस दिन कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया उस टाइम रिचर्ड मकॉय की उम्र सिर्फ 29 साल थी, पर चश्मदीदों के हिसाब से कूपर की उम्र 1971 में 45 से 50 के बीच थी। उसके अलावा रिचर्ड मकॉय ने ना तो कभी ये माना कि वो ही DB कूपर है और ना ही इस बात से कभी इनकार किया। लेकिन उसके 2 साल बाद ही 1974 में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने की वजह से रिचर्ड मकॉय की मौत हो जाती है और उसके साथ ही कूपर से जुड़े हुए सारे सवाल भी खत्म हो जाते हैं। मगर आज कूपर के पिए हुए सिगरेट बट्स के DNA के जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि रिचर्ड मकॉय ही DB कूपर था या नहीं। मगर 1972 में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस वक्त DNA की सुविधा नहीं थी और DB कूपर के पिए हुए सारे सिगरेट्स के बट्स FBI की गिरफ्त से बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। और ये कैसे गायब हुए इसका जवाब FBI के पास कुछ नहीं है। उसके बाद 8 जुलाई 2016 को FBI ये कहती है कि हमने पूरी कोशिश की DB कूपर को ढूंढने की,
हमने इन बीते हुए सालों में अपने सभी मैन पावर का इस्तेमाल कर लिया, मगर वो कहाँ से आया और कहाँ गया ये हमें नहीं मालूम। और आखिरकार 45 साल बाद FBI अपनी हार मान लेती है। रिचर्ड मकॉय के अलावा और भी कई सस्पेक्ट सामने आए थे, जैसे कि केनेथ पीटर क्रिस्टियनसन, रॉबर्ट रैक्स्ट्रो, लियन डॉली कूपर, बारबरा डायटन, रॉबर्ट लैप्सी, शेरिडन पीटरसन, विलियम जे स्मिथ, डुआन वेबर और बहुत सारे। मगर आज उन 52 साल बाद भी 2024 में भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर DB कूपर था कौन, जो आसमान में उड़ते हुए प्लेन में रात के अंधेरे में अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिल पाया। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और अमेरिकी इतिहास में ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया।